मेरी बारी। नहीं मेरी। नहीं, पहले मेरी। मैंने कहा नहीं। नहीं। ओके ओके, लेट्स टॉस। क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ हेड? हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स प्रोबेबिलिटी का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोबेबिलिटी बोले तो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या आज बारिश होगी? वैसे मौसम को देखते हुए तो लग रहा है कि 90% चांस है कि आज बारिश होगी, बाकी 10% क्या पता ना भी हो। कल का मेरा एग्जाम क्या अच्छा होगा? वैसे तैयारी को देखते हुए तो लगता है कि 90% चांस है कि एग्जाम बढ़िया ही होगा, लेकिन 10% चांस है कि क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बच्चों, हम नोटिस करते हैं कि ये तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं हमारे रियल लाइफ के जहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, और जहाँ पॉसिबिलिटी मैथमेटिक्स में वहीं प्रोबेबिलिटी। हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स बोले तो यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके होने के चांसेस बराबर होते हैं। जैसे कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड और टेल दोनों के ही आने की बराबर की पॉसिबिलिटी है। जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का भी है। तो यानी कि यहाँ पर एक 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब हेड और टेल ये दोनों आउटकम्स ही इक्वली पॉसिबल है, इक्वली लाइकली है। ठीक उसी तरीके से अगर हम डाई की बात करें, जब हम लूडो खेलते हैं और हम डाई को यूं थ्रो करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? वो डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है ना। लेकिन इनमें से कोई भी, इन 6 नंबर में से किसी भी नंबर के आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ इक्वल। तो ये भी हो गया एक और एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। तो आज के इस वीडियो में इनफैक्ट अभी क्लास 10th में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स अभी हम लेंगे दे हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिकॉज हम थोड़े सिंपलर सिनेरियोज से प्रोबेबिलिटी सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये मानते हुए चलेंगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी हम लेंगे एज एग्जाम्पल्स दे हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? सो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ये एक मेजर है ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी फिनोमेनन कितना अनसर्टेन है उसका एक मेजरमेंट है प्रोबेबिलिटी। बट अब सवाल ये उठता है कि इसको मेजर हम करते कैसे हैं? सो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या फिर आप कह लो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कुछ इस तरीके से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको बोलने के बाद में बहुत से बच्चों को शायद ये ऊपर से पार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि फेवरेबल आउटकम्स बोले तो क्या, टोटल आउटकम्स बोले तो क्या। इसको समझने के लिए लेंगे एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कॉइन का, टॉसिंग अ कॉइन। अब देखो, जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आप देखोगे कि अक्सर ही ना मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। अब एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हम लैब में जाके करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं जिसके ऊपर हम ये पूरी प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस करना। जैसे कि डाई को थ्रो करना इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात करते हैं टॉसिंग अ कॉइन की। अब टॉसिंग अ कॉइन हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? आउटकम्स बोले तो मैंने कॉइन को टॉस किया,
तो मुझे क्या मिला, दैट इज आउटकम। मुझे हेड मिल सकता है, मुझे टेल भी मिल सकता है, और कुछ भी मिल सकता है क्या? नहीं। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के दो ही पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके दो हैं, एक हेड दूसरा टेल। ठीक है। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स बोले तो क्या? अब जैसे मान लो मैंने बोला कि यार मुझे ये जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं इस कॉइन को टॉस करूं तो मुझे हेड मिलेगा, राइट? तो अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैं क्या जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं इस कॉइन को टॉस करूं तो मुझे हेड मिले, यानी कि हेड मिलना जो है वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। मैं क्या जानना चाह रही हूँ? हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी को जानना चाह रही हूँ। सो गेटिंग अ हेड इज द फेवरेबल आउटकम। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कितने ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ पर मुझे हेड मिलेगा? एक। टोटल पॉसिबल आउटकम्स दो हैं, जिसमें से एक ऐसा आउटकम है जिसमें मुझे हेड मिल रहा है। तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 2, यानी कि हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 50%। अब समझ में आया कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं? ग्रेट। अब देखो, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ने की कई सारे अप्रोच हैं। तो जैसे 3 अप्रोचेस हैं मेनली। पहला है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा है क्लासिकल अप्रोच जिसे थ्योरेटिकल अप्रोच भी कहा जाता है, और तीसरा है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है। तो पहला जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, नाम से पता चल रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स से लिंक्ड है और कुछ वैसा ही है। इस अप्रोच में क्या किया जाता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है, ढेर सारा डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए हम चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ कि भाई मतलब बेस्ड ऑन जो भी डेटा हमने कलेक्ट कर रखा है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। अब भाई हमने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, फिर हमने लिखा कि हाँ ऐसा हुआ था तो ये आउटकम था, ऐसा हुआ था तो ये आउटकम था, ऐसा था तो ऐसा था, ऐसे करके ना हमारी एक टेबल बनेगी, एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन रहेगा। अब उस डेटा कलेक्शन के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि क्या चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, क्या चांसेस है कि वैसा हो सकता है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, स्टैटिस्टिकल मेथड, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच के लिए हमें वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब भाई मान लो कॉइन को टॉस करना है या डाई को थ्रो करना है, ये तो सामान्य चीज़ें हैं, ये तो शायद हम परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन बहुत बार रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, बहुत बार देखा गया है कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हम एक प्रॉपर रिजल्ट पे अराइव नहीं कर पाते हैं। इवन तो हमारे पास एक डेटा होता है, बट उस डेटा के होने के बावजूद भी हम एक करेक्ट रिजल्ट पे या फिर एक प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा अगला अप्रोच विच इज़ क्लासिकल अप्रोच, जिसे हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच जो है ये एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है जिसको हम काफ़ी डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बट ये वाला जो अप्रोच है ये सिर्फ वैसे सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर इक्वल प्रोबेबल आउटकम्स हो, यानी कि इक्वल प्रोबेबल इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स जहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे इक्वली लाइकली हों। ठीक है। अभी अभी हम बात कर रहे थे इक्वली लाइकली आउटकम्स की। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में एप्लीकेबल होता है हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच, या फिर जिसे हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। तीसरा है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ये हमारे रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। याद है जब इस वीडियो की शुरुआत करी थी तो मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब बारिश होगी या नहीं होगी इसका एक्चुअली 50-50 चांस नहीं है, राइट? मतलब हो सकता है बेस्ड ऑन बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस, हो सकता है बारिश होने के चांसेस 90% है और बारिश ना होने के चांसेस सिर्फ 10% है, राइट? तो मतलब हमारे एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं दे आर ऑल इक्वली प्रोबेबल, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये जो एक्सियोमेटिक अप्रोच होता है ना, इस एक्सियोमेटिक अप्रोच से हम एक्चुअली में जो ये रियल लाइफ
प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं, वो जो पूरा अप्रोच होता है वो सेट थ्योरी से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होता है। सेट्स के बारे में शायद अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट आप अपने 11th की मैथमेटिक्स में सबसे पहला लेसन जो पढ़ोगे वो होगा सेट्स, ठीक है। तो एनीवेज जब आप अपने हायर स्टडीज़ करोगे, हायर क्लासेस में जाके जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इस एक्सियोमेटिक अप्रोच को पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो इसका मतलब आज के लिए हम हमारी लिमिट बना लेते हैं। आज के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। किस अप्रोच के साथ, क्लासिकल अप्रोच या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के साथ, जिसे हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ये बात मैंने पहले भी बताई है, एक और बार दोहराती हूँ, सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं दे हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि ये जो अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच जो है ना, ये ऐसे ही सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि भाई हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो उसको दिखाते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, उसके बाद ब्रैकेट में डाल देते हैं एक E, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म मैं और यूज़ कर रही हूँ, इवेंट। इवेंट बोले तो क्या, अभी मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो इन इटसेल्फ एक एक्सपेरिमेंट है। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें हेड मिल सकता है, हमें टेल मिल सकता है। तो हेड मिलना इज़ एन इवेंट, गेटिंग एन हेड इज़ एन इवेंट, गेटिंग अ टेल इज़ एन इवेंट, ठीक है। तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक उसी तरह मान लो हमने डाई को थ्रो किया, सो डाई को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है। अब डाई को थ्रो करने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें एक 1 मिल सकता है, हमें 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5, 6 मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, गेटिंग अ 1 इज़ एन इवेंट, गेटिंग अ 2 इज़ एन इवेंट, गेटिंग अ 3 इज़ एन इवेंट, राइट। तो ये इवेंट्स हैं। अच्छा, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, जो मिल रहा है, मतलब 1 मिलने के जो प्रोसेस को है, जो फिनोमेनन है, उसको हम इवेंट कहते हैं। लेकिन जो मिला, क्या मिला, 1 मिला, वो आउटकम है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये तीनों बातें सेट कर लो, एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है और आउटकम क्या है, क्योंकि इन टर्म्स को हम बार बार यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड पाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया कैपिटल H, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, जिसको हमने कैपिटल T से डिनोट कर दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रोइंग अ डाइस, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, राइट, लूडो खेल रहे हो तो 6 का इंतजार सभी को रहता है कि नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 P ब्रैकेट के अंदर 6 डाल दिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो कितने कौन से फेवरेबल आउटकम्स है भाई, जब मैं डाई को थ्रो करूंगी तो 6 आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है जब 6 आए, दैट इज 1, ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/6, ठीक। ये अप्रोच है हमारा, ओके। अच्छा, थ्योरेटिकल अप्रोच में जो अगली बात हमें याद रखनी होती है वो ये होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एक एक्सपेरिमेंट के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, इन सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। मतलब जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ, टॉसिंग अ कॉइन टॉस करने के अंदर 2 इवेंट्स इन्वॉल्व है। एक इवेंट है इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, दूसरा इवेंट है इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू 1। और ऐसा होता है, हेड पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल पाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, दोनों को ऐड करो तो 1 है
है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर हम डाई वाला एग्जाम्पल भी ले तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं 1 पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 3 पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 4, 5 और 6 पाने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/6। अब ये सारे जो है ना probability of getting 1, probability of getting 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंटरी इवेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाइस। अब इन सबको अगर आप जोड़ दो तो कितना आ रहा है 1, राइट। तो इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब को अगर आप उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है। कोई भी इवेंट, फर्क नहीं पड़ता है कि कॉइन टॉस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं हो सकती है। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या चांस है कि ये हो सकता है। अगर बिल्कुल ही चांस नहीं हुआ, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चांस है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, राइट? क्या चांस है? 10%, 20%, 30%, 40%। अभी मैं परसेंटेज में बात कर रही हूँ, ध्यान देना, राइट। 10% मतलब 10/100, है ना। क्या चांस है? अगर मान लो बहुत कम चांस है तो आप बोलोगे नहीं यार 10% भी नहीं है, 5%, और कम चांस है 1%, और कम चांस है 0.5%, और कम चांस है 0%। 0% चांस है कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा। क्या इससे भी कम परसेंट चांस हो सकता है? 0% है, मतलब चांस ही नहीं है एग्जाम में पास होने का, है ना, कोई चांस है ही नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। अगर किसी इवेंट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो गई, इसका मतलब वो इवेंट का होना पॉसिबल नहीं है, वो इवेंट होगा ही नहीं। अगर मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब मैं पास नहीं होऊंगा, राइट। सो दैट मीन्स वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक उसी तरह से मैक्सिमम कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी अगेन इज पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम बोले तो मतलब वो इवेंट होगा ही होगा, श्योर शॉट। जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम आप देने गए हो, 100 में से आपके नंबर आने हैं। अब अगर आपने सब कुछ सही लिखा, बिल्कुल सही, टीचर कहीं पे कुछ नंबर नहीं काट पाए, तो कितना देगा वो? 100 में 100 देगा। 100 में 200 तो नहीं दे सकता वो, क्योंकि फुल मार्क्स ही 100 है, तो उससे ज़्यादा तो वो दे ही नहीं सकता है, राइट। तो मतलब आपको 100% नंबर आ गए, 100% नंबर आ गए। सो व्हाट इज 100%? 100% इज 100/100 विच इज़ 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है किसी इवेंट के, उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का अगर 1 है, इसका मतलब वो इवेंट एकदम श्योर शॉट इवेंट है, उस इवेंट को होना ही होना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आता है किसी इवेंट का, उस समय आप क्विकली क्रॉस चेक करते हो कि आपकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 0 और 1 के बीच में तो है ना। अगर नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ तो कहीं पे घपला किया है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी काम आ सकता है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आई थिंक मोर और लेस हमें एक आइडिया लग गया है कि ये जो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच है या फिर जो क्लासिकल अप्रोच है, इसके हेल्प से हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोले तो अभी तक हम जितनी बार प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट, जिसे हम P ऑफ E से डिनोट कर रहे हैं। कभी कभी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E की। नॉट E मतलब E के ऊपर देखो एक छोटा सा बार लगा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। मतलब जैसे मान लो अगर मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इसको मैं कैसे लिखती हूँ, P अंदर H। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, P ऑफ H नॉट। बात समझ में आई? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट E, दैट इज P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इज P ऑफ E नॉट।
ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज हम टॉसिंग अ कॉइन की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड? दैट विल बी 1 - 1/2, दैट इज 1/2 अगेन. मतलब हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ठीक है। अब हेड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है कि क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है. तो ये सिचुएशन ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स दो ही हैं, हेड है नहीं तो टेल है. तो हेड नहीं मिल रहा है मतलब टेल मिल रहा है. अब एग्जाम्पल लेते हैं थ्रोइंग अ डाइस का. यहाँ पर देखो सिचुएशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं, है ना. तो यहाँ पर लेट अस से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 कितना है, 1/6. ये हमने पहले भी देखा था. अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6, नॉट गेटिंग अ 6 मतलब कि भाई कुछ भी मिल जाए, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, बट 6 नहीं होना चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, दैट इज 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6. तो यानी कि थ्रोइंग अ डाई वाला एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/6 and probability of not getting a 6 is 5/6 and this one is very very important, ठीक है. तो ये जो E और E नॉट है इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है. और E नॉट को कई बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ E कहते हैं, कई बार क्या E नॉट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, ठीक है. तो इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. और ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है दिस विल बी वेरी यूजफुल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. बहुत से क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस. तो क्वेश्चन पढ़ना भी ध्यान से क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा नॉट पढ़ने में मिस हो जाता है और हम कुछ और कैलकुलेट करके आ जाते हैं, है ना. ठीक है. सो आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मोर और लेस हमने कवर कर लिए हैं एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है. तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से थम्स अप दिखाओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हम तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. और अगर आप तैयार हो तो चलो शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बच्चों यहीं पे हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट्स. राइट. आई गेस काफ़ी आइडिया लग ही चुका होगा बिकॉज इसके बारे में अभी अभी मैंने डिस्कस किया था. कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ, लेट अस से मैं एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ थ्रोइंग अ डाइस. ठीक है. एक डाई को मैं थ्रो कर रही हूँ. ठीक है. अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7, आंसर क्या होगा? 0. क्योंकि वो जो डाई है ना उसमें नंबर ही 1 से 6 तक हैं. तो मैं उससे जितनी मर्जी बार थ्रो कर लूँ, जितना घुमा फिरा के थ्रो कर लूँ, जितना मंत्र फूक के थ्रो कर लूँ, उसमें 7 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 7 उसमें है ही नहीं, उसके ऑप्शन में ही नहीं है. राइट. तो 7 पाने का जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है दैट इज 0 क्योंकि 7 है ही नहीं उसमें. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 इज 0. इसका मतलब दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक उसी तरीके से अगर किसी इवेंट के पाने की प्रोबेबिलिटी इज 1 दैट मीन्स इट इज़ अ सर्टेन इवेंट या फिर दैट इज़ अ श्योर इवेंट. मतलब उस इवेंट को होना ही है, वहाँ पे चांसेस की कोई बात ही नहीं हो रही है, वहाँ पे वो होना है मतलब होना है. जैसे मान लो कि एक सिक्का है, जैसे वो शोले मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, हालांकि बहुत पुरानी मूवी है बट इतनी सुपर हिट मूवी है कि सभी लोगों ने देखी होती है. तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो जो सिक्का वो टॉस करते रहते हैं बात बात पे दोनों दोस्त. राइट. तो वो जो सिक्का होता है ना वो बेसिकली जो सिक्का आखिरी के सीन में जो रिवील होता है कि वो रिग्ड होता है. रिग्ड इन द सेंस कि वो सिक्के का हेड और टेल होता नहीं है, उसको बेसिकली मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि अगर आप 2 सिक्के को चिपका दो सच दैट कि सिक्के का जो दोनों साइड है ना दैट इज़ हेड या फिर जो दोनों साइड है दैट इज़ टेल. राइट. तो एक ऐसा ही रिग्ड कॉइन है मान लो आपके पास. अब क्या होगा, जितनी बार आप उस कॉइन को टॉस करोगे आपको हर बार हेड ही मिलेगा क्योंकि उसके दोनों तरफ तो हेड ही हैं, तो टेल मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इट इज़ 1 क्योंकि नो मैटर वॉट हमेशा मुझे हेड ही मिलने वाला है.
है कि नहीं? तो यहाँ पर probability of getting a head will become 1 and probability of getting a tail will become 0, राइट? तो एक हो जाएगा श्योर इवेंट और दूसरा हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, जिसके अंदर हम यहाँ पर दे रहे हैं कुछ सिचुएशंस, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें देखते हुए आपको ये बताना है कि क्या इन एक्सपेरिमेंट्स के इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे या नहीं। तो हमारा पहला सिचुएशन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। तो आप बताओ कि क्या इसमें इक्वली लाइकली आउटकम होगा। मतलब इक्वली लाइकली बोले तो वो शूट करेगा या फिर वो मिस करेगा। क्या ये दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं? क्या 50-50 चांसेस है कि वो शूट करेगा और या वो मिस करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर के एबिलिटी पे। मान लो एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है, तो शायद उस केस में जो चांसेस शूट करने के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है किसी प्लेयर की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं है या फिर उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मिस कर जाए। यानी कि शूट होगा या मिस होगा, इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। नहीं है इन द सेंस इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है प्लेयर के एबिलिटी पे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, ओके देखते हैं दूसरा सिचुएशन। अ बेबी इज बॉर्न, इट्स अ बॉय और अ गर्ल। ये काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। येस, दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विथ इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि ये जो बेबी बॉर्न हो रहा है वो उसके बॉय होने की या गर्ल होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर की है। तो 50% चांस है कि ये बॉय हो, 50% चांस है कि ये गर्ल हो। सो दैट मीन्स दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो चलो बच्चों अब जोर शोर के साथ शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन प्रोबेबिलिटी। हम सभी को पता है मैथ्स बोले तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बोले तो क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ, डेमो के साथ। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग अब हमें हो गया है और अब हम तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, हमारा ये कॉन्सेप्ट होता चलेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना? तो मेरे साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फिर से सुनो, आपको साथ साथ सॉल्व करना है, सिर्फ देखना या सुनना नहीं है। और इतना ही नहीं, ये सारे क्वेश्चंस शुरुआत करेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से। बट आपके पास चाहे जो कोई सी भी किताब हो, आप उससे ज़रूर से प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, शुरू करें। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब बड़ी अजीब सी बात है ना, इवेंट क्या है पता नहीं है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, क्या उनको देख के ही हम बता सकते हैं कि भाई ये नंबर प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी बोले तो इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई इवेंट होगा ही नहीं, वो इवेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 से कम तो हो ही नहीं सकती है कुछ। मतलब कोई भी इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसके होने के चांसेस 0 होंगे, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। करेक्ट? अच्छा, अगर वो इवेंट बिल्कुल वही होना है, मतलब होना ही है, इस बार के एग्जाम में मैथ्स में 100 में 100 आने ही हैं, क्योंकि मैंने आधे नंबर का भी कुछ गलती नहीं किया है, तो मतलब ये एकदम श्योर इवेंट होगा। श्योर इवेंट भी अगर हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1 हो जाएगी। यानी कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी इवेंट की, हमें मतलब ही नहीं है कि वो इवेंट क्या है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी या फिर 1 होगी या 1 से कम होगी। मतलब डजेंट मैटर कि हमारा इवेंट क्या है, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। चलो 2/3 ये 0 पॉजिटिव है, हाँ है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। -1.5 भाई नेगेटिव में कैसे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? बहुत होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो 0 ही ना होगा, 0 से नीचे तो जा नहीं सकता है। तो यानी कि दिस कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। 15% बोले तो क्या? व्हाट इज 15%? इट इज नथिंग बट 15/100।
अब 15/100 जो है वो क्या है, 0.15, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी हो सकता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 0.7, अब 0.7 को भी देख लो, 0.7 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी हो सकता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 5/4, क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था मैंने। 5/4 जो है ये क्या है, 1 से ज़्यादा है ना इसकी वैल्यू, तो यानी कि ये जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में यहाँ पे प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले पिक्चर ही हमें प्रॉब्लम बता दे रहा है। एक जार है, जार के अंदर ढेर सारे लेमन्स हैं, यस नींबू है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। पता नहीं इसका क्या प्लान है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जार में से इसे लेमन्स निकालने हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ जार कंटेन्स लेमन्स ओनली, इस जार के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन्स हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 फ्रूट विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, लेकिन ये जो मालिनी है ना, इसे पता नहीं है कि यार उसके अंदर सिर्फ लेमन है या फिर एप्पल भी है या फिर ऑरेंज भी है, इसे कुछ आइडिया नहीं है। तो बिना देखे ये बस हाथ घुसाती है जार के अंदर और एक फ्रूट को निकालती है। What is the probability that she takes out an apple? क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक एप्पल निकालेगी? बच्चों वाले सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। अब इस जार के अंदर एप्पल है ही नहीं, तो एप्पल निकलेगा कहाँ से? है कि नहीं? लॉजिकली भी सोच के देखो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल क्या होगा? 0। भाई एप्पल है ही नहीं अंदर, तो काहे की पॉसिबिलिटी? कुछ भी कर ले, कितना जादू टोना मैजिक कर ले, एप्पल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर सिर्फ लेमन्स ही लेमन्स भरे पड़े हैं, है ना। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल इज 0। और इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? रिकैप भी हो जा रहा है हमारा, इन्हीं को तो हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन? वेरी गुड क्वेश्चन। लेमन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई कोई सा भी फ्रूट निकालेगी, सारे के सारे तो लेमन ही है, तो इन एनी केस चाहे वो कोई सा भी फ्रूट उठाएगी, इट हैज टू बी अ लेमन, क्योंकि लेमन के अलावा अंदर कुछ है नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन इज 1। सो दिस इज अ सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। क्वेश्चन कह रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। मतलब अगर इन 3 बच्चों का ग्रुप है, the probability of 2 students not having the same birthday, मतलब 2 बच्चों का, किसी 2 बच्चों का बर्थडे सेम ना हो, इसकी probability है 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम हो, इसकी probability क्या होगी? तो let us suppose हम P of S, इससे क्या डिनोट करते हैं? Probability that 2 students have the same birthday। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो P of S है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 बच्चों का सेम बर्थडे होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। याद करो हमने ये पढ़ा था, क्या था ये? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एग्जैक्टली। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द सेम बर्थडे, दैट इज गिवन एज 0.992। हमने क्या पढ़ा था? जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं तो क्या होता है? अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, पी ऑफ एस अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ एस नॉट। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स विल नॉट हैव द सेम बर्थडे। मतलब इट इज लाइक इतने लोगों के पास किताब है और इतने लोगों के पास किताब नहीं है। मतलब एक क्लास में, ऐसे समझो, एक क्लास में लेट अस सपोज 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों में से 10 बच्चों के पास किताब है, 10 बच्चों के पास किताब नहीं है। इसके बीच का तो कुछ नहीं हो सकता कि भाई किसी के पास आधी किताब है फाड़ी हुई, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। या तो किताब होगी या फिर किताब नहीं होगी। अगर मैंने बोला कि 10 बच्चों के पास किताब है
तो इसका मतलब कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? 20 - 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स -10, है ना। तो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पर है कि भाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो 2 बच्चों का सेम बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर x है, तो उन्हीं 2 बच्चों का सेम बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - x, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज 1, राइट। करेक्ट, बात समझ में आ रही है सबको? तो बस उसी लॉजिक के साथ दिस इज अ 1 स्टेप प्रॉब्लम, 1 - 0.992, तो ये हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, इट वाज अ 1 सिंगल स्टेप सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन का ट्रिक ये था, आपको ये पता करना था कि दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्लाई, ये लगाना है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, दैट इज समथिंग दैट यू हैड टू फिगर आउट। सुपर्ब। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। अब आप ये चीज नोटिस करोगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला वगैरह भी कुछ नहीं है। इट इज मोर अबाउट लॉजिक, लॉजिकली आप क्वेश्चन को सही समझ पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक जार दिख रहा है जिसके अंदर येलो, ब्लू एंड रेड कलर के बॉल्स दिख रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ जार कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 येलो मार्बल्स एंड 4 ब्लू मार्बल्स। तो ये अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब रैंडमली, ऐसे यूं ही बिना किसी पर्पस के ऐसे ही एक मार्बल निकाला गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मार्बल हम निकालेंगे वो रेड कलर का होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हमने क्या पढ़ा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके ऊपर आप क्या चीज़ न्यूमरेटर पे रखोगे? जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अभी जैसे देखो, इसी चीज़ का यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले पार्ट में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल हम निकालेंगे वो रेड होगा, यानी कि रेड बॉल जो है ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर मेरा इवेंट क्या चाहता है कि जो बॉल मैं निकालूं वो रेड हो, ठीक है। सबसे पहले देखो कि इस जार के अंदर टोटल कितने बॉल्स हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 5 रेड बॉल्स, मतलब मार्बल्स, वही एक ही बात है। 5 रेड मार्बल, 8 येलो मार्बल और 4 ब्लू मार्बल। तो यानी कि टोटल 17 मार्बल्स हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कि टोटल, मतलब जब मैं एक मार्बल निकालूंगी तो ये 17 में से कोई सा भी एक निकल सकता है, राइट। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 17 है ना। अब आप बोलोगे बट ऐसे क्यों काउंट कर रहे हैं? अब ये सारे के सारे 8 तो येलो ही निकलेंगे, डजेंट मैटर, बट मेरी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? येलो ये वाला बॉल भी निकल सकता है, येलो ये वाला बॉल भी निकल सकता है, येलो ये वाला बॉल भी निकल सकता है ना। तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई एक बॉल निकले? अंदर 17 बॉल्स हैं तो 17 पॉसिबिलिटी है, 17 बॉल्स के निकलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मेरी 17 हो गई। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि रेड बॉल निकले? फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रही हूँ। कितने रेड बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 रेड बॉल्स हैं। तो यानी कि रेड बॉल्स निकलने की पॉसिबिलिटी 5 है। अगर इन 5 में से कोई एक निकला तो ही रेड बॉल मिलेगा मुझे, है ना। तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 17 हो गए। तो पॉसिबिलिटी कि जो बॉल निकलेगा वो रेड होगा, दैट इज 5/17। इतना सिंपल था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी येलो। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल। येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 8 और टोटल तो अपना 17 है ही, तो ये हो जाएगा। तीसरे पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ब्लू। बड़े ध्यान से देखना बच्चों इस नॉट को, बहुत बार हम इस नॉट को नज़रअंदाज कर जाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बॉल हम निकालेंगे वो ब्लू नहीं होगा,
ठीक है। इसको निकालने के लिए एक काम करो, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए पहले तो ये निकालो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल, क्या प्रोबेबिलिटी है एक ब्लू मार्बल पाने की। ब्लू कितने हैं, 4 हैं, सो 4/17। बट मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू मार्बल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल, जो कि अभी पिछले ही सवाल पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/17, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4/17, दैट इज 13/17। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, वही बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वही डेफिनेशन का ही यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल लॉजिकली आपको समझना होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, है ना। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं, जैसे आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे साथ में तो आपको खुद ही वो नैक आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि प्रोबेबिलिटी का है एक प्रसिद्ध प्रॉब्लम, वेरी वेरी सुपर फेमस प्रॉब्लम, विच इज द कार्ड प्रॉब्लम। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ताश कभी खेला होगा, कभी खेलते हुए देखा होगा, पता तो होगा ही प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो ये प्लेइंग कार्ड्स वाले सवाल जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी के बड़े पॉपुलर सवाल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे प्लेइंग कार्ड्स को समझने के लिए, ठीक है। जिन्होंने प्लेइंग कार्ड्स खेल रखा है उन्हें ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको थोड़ा आइडिया कम है उनके लिए एक बार जल्दी से मैं बता दूंगी कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में किस किस तरह के कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक प्लेइंग कार्ड के पैक में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। जनरली आप देखोगे जब भी आप ताश खेलते हो तो कार्ड्स को यूं शफल किया जाता है, इसको कहते हैं शफलिंग ऑफ कार्ड्स, मतलब इनको अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब इन 52 कार्ड्स में आपको 4 तरह के कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि है डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड। डायमंड पता ही होगा कुछ इस तरह का दिखता है, राइट, इट इज रेड इन कलर। तो बड़े ध्यान से देख लो इसको, ये होता है डायमंड का कार्ड, ठीक है, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हार्ट। हार्ट का सिंबल सबको पता ही है ना, तो दिस इज योर हार्ट वाला कार्ड, ठीक है। सो डायमंड और हार्ट, और अगर आप ध्यान से देखो तो डायमंड और हार्ट ये दोनों ही जो हैं ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लब और स्पेड, और ये दोनों ही जो हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो स्पेड, इसके बाद आता है क्लब। क्लब जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, दिस इज क्लब, ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है स्पेड का, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। तो सबको समझ में आ गया कि कौन कौन से 4 कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंने अभी बताया था कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और इन 52 कार्ड्स में ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं और सारे बराबर नंबर में होते हैं। तो 52 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 13, तो यानी कि इसमें 13 होते हैं डायमंड, ठीक। उसी तरीके से इसमें 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट, उसी तरीके से इसमें 13 कार्ड्स होते हैं क्लब, और इसमें 13 होते हैं स्पेड, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब इन 52 कार्ड्स में टोटल ये 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, और बाकी के ये क्लब और स्पेड वाले टोटल 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके जाने बिना आप कार्ड वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई टोटल 52 कार्ड्स में से आधे ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं। तो ब्लैक होते हैं 26, रेड होते हैं 26 ब्लैक में से भी आधे क्लब होते हैं, आधे स्पेड होते हैं। सो 13 क्लब 13 स्पेड। 26 रेड कार्ड्स में से आधे डायमंड होते हैं और आधे हार्ट होते हैं, यानी कि 13 डायमंड 13 हार्ट। तो अब जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हर एक टाइप का जो कार्ड है ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 13 होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब और 13 स्पेड। जो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ क्लब का एग्जाम्पल। तो ये जो क्लब के जो कार्ड्स हैं ना, ये होते हैं इसके 13 कार्ड्स। तो क्या होते हैं इन 13 कार्ड्स में, रुको आप अच्छे से देख लो,
देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 13 कार्ड्स आपको हर एक टाइप में मिल जाएगा। डायमंड में भी ये 13 कार्ड्स मिलेंगे, स्पेड में भी मिलेगा, हार्ट में भी मिलेगा, सब में मिलेगा, ठीक है। तो इनमें क्या क्या होता है, इसमें देखो 1 से लेकर के 1 की जगह यहाँ पर लिखा होता है A, जिसे हम इक्का भी कहते हैं, है ना। सो A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये सारे कार्ड्स हुए। और उसके बाद जो 3 कार्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स। तो चलो फेस कार्ड्स अलग से दिखा देती हूँ। तो ये 3 होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हम कहते हैं किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। ये 3 होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, ठीक है, KQJ, ठीक है। अभी जैसे देख रहे हो ये सारे मैं क्लब के दिखा रही हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर क्लब का सिंबल दिख रहा है। बट ये सेम 13 कार्ड्स जो हैं हर एक टाइप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो समझ लो कि कार्ड वाले सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो 3 कार्ड्स होते हैं ना, किंग, क्वीन और जैक, इन्हें हम फेस कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है फेसेस J, K एंड Q, ठीक। चलो अब आई थिंक वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स के डेक में से एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या पॉसिबिलिटी है कि जो कार्ड हम निकालेंगे वो एक किंग होगा रेड कलर का, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारी प्रोबेबिलिटी वाली लॉजिक लगाएंगे कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसी लॉजिक को हम सिंपली इसी लॉजिक को लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। सबसे पहले देखो कि इस 52 कार्ड्स में से कितने किंग होंगे रेड कलर के। सबसे पहले मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो इन 52 कार्ड्स में रेड कार्ड्स कितने हैं, 26 कार्ड है ना। अब इन 26 कार्ड्स में से भी डायमंड का एक किंग होगा, हार्ट का एक किंग होगा, यानी कि रेड कलर का किंग ऐसा 2 ही कार्ड पॉसिबल है पूरे 52 कार्ड्स में से, है ना। तो यानी कि अगर मैं निकाल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग विच इज रेड इन कलर, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स देने वाले कार्ड कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। सो 2 अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पे कितने हैं, 52। सो 2 अपॉन 52 दैट इज 1/26। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एक रेड कलर के किंग को पाने की। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड पार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं इसमें, बताओ कितने होते हैं फेस कार्ड। जैक, किंग, क्वीन, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, लेकिन टोटल 52 कार्ड्स में से कितने फेस कार्ड्स हैं। तो ये जो जैक, किंग, क्वीन है, ये 3 फेस कार्ड हमें डायमंड में मिलेगा, 3 फेस कार्ड हमें हार्ट में मिलेगा, 3 फेस कार्ड हमें क्लब में मिलेगा, 3 फेस कार्ड हमें स्पेड में मिलेगा। तो 3 × 4 कितना हुआ, 12 टोटल फेस कार्ड्स हमें मिलेंगे, है ना। तो यानी कि फेस कार्ड्स, फेवरेबल आउटकम्स देने वाले कार्ड्स कितने हैं, 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। तो 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 13 26। सो 3/13 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड लेकिन लाल रंग का। अब लाल रंग के कार्ड कितने हैं, डायमंड और हार्ट ही हैं। तो अब डायमंड में कितने फेस कार्ड्स होंगे, 3, हार्ट में कितने फेस कार्ड होंगे, 3, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 6 एग्जैक्टली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 6/52। सो 2 3 6, ये 26, सो 3/26 ये हो जाएगा। देखो सारे छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन ये सारी अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए कि भाई कार्ड के एक पैक में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं और कितने कितने होते हैं वो, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट का जैक,
अब हार्ट का जैक, हार्ट वाले कार्ड्स टोटल 13 है, उसमें कितना जैक होगा? एक ही होगा, जैक तो एक ही होगा, है ना। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? 1/52। ठीक है, अब चलेंगे फिफ्थ पार्ट में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड? एक स्पेड मिले। अब स्पेड के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। कोई सा भी स्पेड चलेगा, चाहे 2 हो, 3 हो, किंग हो, क्वीन हो, कुछ भी चलेगा। टोटल स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं? 13। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड क्या हो जाएगा? 13/52। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ नंबर पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। सुन के कितना अच्छा लग रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, है ना। अब डायमंड वाले कार्ड 13 होते हैं, इसमें क्वीन कितना होगा? एक ही होगा, डायमंड में तो एक ही क्वीन रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा? 1/52। अब सभी में आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर हमने लिया वो 52 ही लिया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि टोटल 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला, राइट। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती थी? वो 52 में से कोई सा भी कार्ड निकल सकता था मेरे हाथ में, कोई सा भी निकल सकता था, राइट। सो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है, क्योंकि अंदर मेरे पास 52 कार्ड है और उस 52 में से कोई सा भी कार्ड निकल के आ सकता है। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 52 है। अब हम अपने यहाँ एक फेवरेबल कंडीशन डाल रहे हो कि नहीं भाई मेरे को क्वीन ऑफ डायमंड चाहिए, मेरे को जैक ऑफ हार्ट चाहिए, राइट। तो वो हमारी चॉइस है, तो उसका फेवरेबल आउटकम कितना होगा वो बदलता जाएगा बेस्ड अपॉन आवर चॉइस। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ये कार्ड वाले सवाल प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो आप क्लास 10th में हो, आगे जा करके क्लास 12th में भी आप प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ोगे, वहाँ पर थोड़े से और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बट स्टिल ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमेशा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक और बार कह रही हूँ कि कार्ड्स के बारे में ये जो बातें मैंने बताई ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, तो भाई सभी बच्चों ने बोला कि उन्हें कार्ड वाला प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गया है। अब समझ में आ गया है कि नहीं वो हम इस प्रॉब्लम में चेक कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बैक टू बैक एक और डाल दिया है कार्ड वाला प्रॉब्लम, ये देखने के लिए कि कितना समझ में आया है आप सबको, है ना। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास वो सारे के सारे 52 कार्ड्स नहीं हैं, हमारे पास गिन के 5 कार्ड्स हैं। और कौन कौन से कार्ड्स हैं वो? द 10, एक 10 वाला कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, जो इक्का होता है, एस है। ये 5 कार्ड्स हैं हमारे पास गिन के, और ये सारे कार्ड्स कौन से टाइप के कार्ड है? डायमंड वाले कार्ड है। ठीक है, दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब कार्ड के फेस को नीचे रखते हुए उसको अच्छे से हमने शफल कर लिया, सिर्फ इन 5 कार्ड्स को। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब इन 5 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को पिक किया। बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, डजेंट मैटर कि एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। इन 5 कार्ड्स को मैंने शफल किया और इन 5 कार्ड्स में से मैंने एक कार्ड को उठाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने उठाया है जिस कार्ड को, वो कार्ड एक क्वीन है? पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? इन 5 कार्ड्स में से क्वीन तो एक ही है, तो मतलब फेवरेबल आउटकम एक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 5 कार्ड्स है, तो जब मैं निकालूंगी तो 5 में से कोई सा भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 है। सो 1/5 दैट इज द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, बहुत ध्यान से सुनो, इन 5 कार्ड्स में से क्वीन को मैंने निकाला और उसको साइड में रख दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? मतलब पहले मेरे पास 5 कार्ड्स थे, मैंने उसमें से एक क्वीन को निकाल के अलग रख दिया, साइड में रख दिया, तो यानी कि क्वीन जो है वो सीन से बाहर हो गई। अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 4 कार्ड्स हैं। इन 4 कार्ड्स में से अब मैं एक कार्ड और निकाल रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे सेकंड कार्ड मेंशन किया गया है। मतलब पहला कार्ड हम क्वीन निकाल चुके हैं, अब हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो दूसरा कार्ड होगा ये एस होगा? तो यानी कि
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या हो जाएगा? अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं 10 J K A, इसमें से एस तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 5? नहीं, 4, क्योंकि क्वीन तो गया, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ही 4 हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। अच्छा, अब इसमें भी एक सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? मतलब ये जो 4 बचे हुए कार्ड्स हैं, इसमें से जब हम एक कार्ड और निकाल रहे हैं तो क्वीन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? जाहिर सी बात है कि यार क्वीन को तो तुमने पहले ही हटा के साइड कर दिया है ना? तो अब इन बचे हुए 4 कार्ड्स में तो क्वीन है ही नहीं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विल बी 0। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि क्वीन वाला कार्ड उसमें है ही नहीं। तो उन चारों कार्ड्स में से चाहे मैं कोई सा भी निकालूं, वो भले एस हो सकता है, किंग हो सकता है, जैक हो सकता है, 10 हो सकता है, बट क्वीन तो वो हो ही नहीं सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन इज 0। समझ में आया? ठीक इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हम सभी तैयार हैं टू लुक एट प्रॉब्लम नंबर 8? आई एम श्योर तैयार ही होंगे। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, जहां पे बोला गया है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गेम है, वो स्पिनिंग व्हील टाइप के गेम्स होते हैं ना, जिसमें देखो ये एक छोटा सा एरो सा बना हुआ है, मतलब यहाँ पिक्चर में छोटा सा है, तो तुम ऐसे इस एरो को घुमाते हो, उसके बाद इट्स लाइक वो लक वाले गेम्स होते हैं कि भाई देखो कहाँ पे जाके वो रुकता है, राइट? तो अब तुमने इसको घुमा दिया तो ये इनमें से किसी भी एक नंबर पे रुक सकता है, 1 से लेकर के 8 तक। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 1 पे रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं या 5 पे रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं, सभी जगह पे रुकने के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 8 पे जाके रुकेगा? तो वही लॉजिक लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 8 एक ही तो है, 8 पे रुकने के लिए सिर्फ यहाँ रुकेगा तभी तो 8 है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगहों में से कहीं पर भी रुक सकता है ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एट 8 दैट इट विल पॉइंट एट 8 इज 1/8। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर? ऑड नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कि ये ऑड नंबर पे पॉइंट करे। उसके लिए देखो कितने ऑड नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं ऑड नंबर? 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। सो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? टोटल 4 ऑड नंबर्स हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2। थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर दैन 2? 2 से ग्रेटर ऐसे नंबर्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर विच इज ग्रेटर दैन 2। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर कितना है यहाँ पे? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी कि ऐसे टोटल 6 नंबर्स हैं, राइट? सो 6/8, यानी कि 2 3 6, 2 4 8, दैट इज 3/4। एंड फाइनली फोर्थ पार्ट में पूछा गया है इट विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9, मतलब प्रोबेबिलिटी कि ये एक ऐसे नंबर पे पॉइंट करेगा जो कि 9 से छोटा हो। 9 से छोटा कौन सा नंबर है? ये सारे नंबर्स तो 9 से छोटे हैं, 1 से लेकर 8 तक, यानी कि चाहे ये किसी भी नंबर पे रुके वो 9 से तो छोटा ही होगा, यानी कि दिस इज अ श्योर इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। कैसे होगी? क्योंकि इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 8, और टोटल आउटकम्स भी 8 हैं, तो यानी कि 1। सो दिस इज अ श्योर इवेंट, मतलब भाई तुम कैसे भी घुमा लो और ये कहीं भी जाके रुके, जहाँ भी रुकेगा वो नंबर 9 से छोटा ही है, सो दैट मीन्स इट इज अ सर्टेन इवेंट, है ना? तो समझ में आया किस तरीके से हमने किया? नो कैलकुलेशन, नथिंग, जस्ट ये देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक डाई को हमने थ्रो किया। लूडो तो आप लोगों ने खेला ही होगा,
कुछ ऐसा दिखता है लूडो का डाई जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो जब हम इस डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट? यानी कि टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है एवरी टाइम वी थ्रो अ डाई। अब पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा? अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 है ना। अब इन 6 में से प्राइम नंबर वाली पॉसिबिलिटीज कितनी है? प्राइम नंबर कौन है? क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो टोटल 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स देने लायक 3 है। सो 3/6 विच इज 1/2। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जिसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो अब आप खुद ही देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। अब आप यहां से खुद ही देखो 2 और 6 में लाई करने वाले नंबर्स कितने हैं? 3, 4, 5, 3 ऐसे नंबर्स हैं। तो यानी कि 3 ऐसे नंबर्स फेवरेबल आउटकम्स दे सकते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 6। सो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 1/2। तीसरे पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, राइट? यानी कि कितने ऑड नंबर्स हैं? 3 और टोटल पॉसिबिलिटी 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो बेसिकली तीनों ही चीजों की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है दैट इज 1/2। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे और क्वेश्चन कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। मतलब लेट अस से एक बॉक्स के अंदर 132 गुड पेन्स थे जिसके अंदर 12 डिफेक्टिव पेन्स मिक्स हो चुके हैं। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। मतलब सिर्फ देख के पता नहीं चलेगा कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। 1 pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. मतलब अब हमारा ये जो डब्बा है या ये जो भी जगह है जहाँ पर ये सारे पेन्स रखे हुए हैं, इसमें से कुछ पेन्स तो अच्छे हैं, कुछ पेन्स डिफेक्टिव हैं, बट हमको देख के पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा डिफेक्टिव है। अब रैंडमली हमने इसमें से एक पेन उठाया, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पेन अच्छा होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, करेक्ट? कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब कितने इसके अंदर गुड पेन्स हैं, बताओ कितने गुड पेन्स हैं? 132 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने पेन्स निकल सकते हैं अंदर? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल पेन्स कितने हैं? 12 खराब और 132 अच्छे। तो यानी कि अंदर टोटल 144 पेन्स हैं। तो इसका मतलब जब मैं एक पेन निकाल रही हूँ तो वो 144 में से कोई सा भी पेन निकल सकता है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है दैट इज 144, करेक्ट? तो ये हो जाएगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो अगर हम इसे रिड्यूस करें 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 2 11 22, 2 12 24, यानी कि 11/12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देख लेंगे हमारा अगला प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 11। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क्स हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब इन डिस्क्स के ऊपर इस तरह से नंबरिंग की हुई है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके करके अप टू 90 ऐसी नंबरिंग की हुई है इन डिस्क्स के ऊपर। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें से हमने एक डिस्क निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर। तो जो डिस्क हमने निकाला उस डिस्क के ऊपर एक 2 digit नंबर हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे
कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स कितने हैं वो तो हमें पता चल गया, विच इज़ 90, ये हमें पता है। अब हमें देखना है फेवरेबल आउटकम्स। तो मेरा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का कंडीशन क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हैं, कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे 1 डिजिट नंबर है, लेकिन 10 से सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है। यानी कि ये जो टोटल 90 नंबर्स हैं इनमें से शुरू के जो 9 सिंगल डिजिट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचे हुए 81 नंबर्स हैं ना ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 81, क्योंकि 81 ऐसे डिस्क्स हैं जिसमें 2 डिजिट के नंबर हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स विच इज 90, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स 90 है। सो 9 9 81, 9 10 90 विच इज 9/10। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो डिस्क हमने निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अब 1 से लेकर के 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है पहले वो लिखना पड़ेगा, है ना। कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 तो 90 से बाहर चला गया, सो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब इतने सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो डिस्क्स हमारे पास जो टोटल 90 डिस्क्स हैं उसमें से सिर्फ इतने डिस्क्स हैं जिनमें परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 डिस्क्स हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ discs with perfect squares is equal to 9. तो therefore probability of getting a perfect square क्या हो जाएगा, number of favorable outcomes which is 9 by total number of possible outcomes which is 90. So 9 10s are 90. So this will be 1/10. तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्क निकले उसके ऊपर जो नंबर हो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा टीडियस टास्क तो है बट कर लेंगे। कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे 1 से 90 के बीच में। इसके लिए तो बस 5 की टेबल याद रखनी होगी, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऐसे लिखते चले जाएंगे, 55 60 65 70 75 80। ठीक है, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं 5 के मल्टीपल्स के। तो ऐसे कितने डिस्क्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे 18 डिस्क्स हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ डिस्क्स विथ मल्टीपल्स ऑफ 5 ऐसे कितने हैं, 18। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 18 है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 90 है। सो 9 2s are 18, 9 10s are 90, सो 2 5s are 10, दैट इज 1/5। सो 1/5 जो है ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने किया। इट मे लुक अ लिटिल टीडियस, बट जब आप अपने हायर क्लासेस में जाओगे 11th 12th में जा करके, वहाँ पर आप थोड़े से और नए नए तरीके सीखोगे प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की। बट अभी के लिए जो है ना, दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो। तो जो भी हमारा फेवरेबल कंडीशन है, सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन की लिस्ट बनाओ कि उसको फॉलो करता हुआ हमारे पास क्या लिस्ट है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई, यहाँ पर हमने ये लिस्ट बनाई थी, राइट। तो एक बार वो लिस्ट बन जाती है तो हमें पता होता है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल आउटकम्स तो हमें वैसे ही पता होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैंडल होंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12।
जहाँ पे बोला गया है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो आमतौर पर हमारा जो लूडो वाला डाई होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, इस बच्चे के पास एक अलग तरह का डाई था जिसके 6 फेसेस में लेटर्स दिख रहे थे। एक तरफ ए, तो एक तरफ बी, तो एक तरफ सी, तो एक तरफ डी, ई और ए, मतलब ए लेटर 2 जगह दिख रहा था और बाकियों में एक बी सी डी ई दिख रहा था। ठीक है, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। डाई को अगर हमने एक बार थ्रो किया तो ए मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं डाई के, तो ऑब्वियसली 6 में से कोई सा भी फेस आ सकता है, राइट। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। अब इन 6 फेसेस में से कितने फेसेस में ए है? 2 फेसेस में ए है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2। सो 2/6 दैट इज 1/3। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। यहाँ पर भी टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं। डी कितने फेसेस में है? एक फेस में है, तो 1/6 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी हाँ, इतना ही सिंपल सवाल था। इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज सिर्फ इसलिए हो सकते हैं कि भाई ए 2 जगह दिया हुआ है तो इसका मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 हो जाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये है कि भाई उसके फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं, 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो यानी कि 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। किसी क्वेश्चन में 90 कार्ड्स है तो 90 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 90। वैसे सोचना है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। तो क्वेश्चन कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन है इस तरीके से, इसके ऊपर हम अपने डाई को फेंक रहे हैं। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? अभी देखो, इसके अंदर, इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक सर्कल है। क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर फॉल करेगा? समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर का जो एरिया है दैट इज आवर फेवरेबल आउटकम वाला रीजन, है ना। तो यानी कि इस केस में जो रिक्वायर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी कि ये जो है ये सर्कल के अंदर फॉल करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर्कल का एरिया, क्योंकि जितना यहाँ पे नंबर की बात तो हो नहीं रही है, सर्कल के ऊपर फॉल करेगा, मतलब जो सर्कल का एरिया है उस एरिया में फॉल करेगा। तो ये देखना है कि सर्कल का एरिया कितना है पूरे रेक्टेंगल के एरिया के मुकाबले। सर्कल का एरिया जितना ज़्यादा होगा पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, सर्कल का एरिया जितना कम होगा डाई के उस पर गिरने की पॉसिबिलिटी भी उतनी कम होगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम क्या है? टोटल एरिया जो है, टोटल किसका एरिया? टोटल रेक्टेंगल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बात समझ में आई? यहाँ पर नंबर की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इस जगह के ऊपर गिरने की, यानी कि वो जगह का एरिया क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, है ना। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, सो πr² मतलब पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ दिया हुआ है लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, सो 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/6, सो दैट इज इक्वल टू π/24। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि हमारा डाई जो है वो इस सर्कल के रीजन में गिरेगा। तो चलो बच्चों, अब देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। मतलब हमारे पास एक 1 रुपी कॉइन है जिसको हम टॉस कर रहे हैं, कितनी बार? 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। और हर बार क्या आउटकम आ रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस हैव द सेम रिजल्ट। हनीफ जो बंदा है ये जीतेगा, मतलब कोई गेम चल रहा है जिसमें हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों बार टॉस का रिजल्ट सेम आए, मतलब या तो तीनों बार हेड 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 आए या फिर तीनों बार टेल 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 आए, तब जाके हनीफ जीतेगा, ठीक है। और वरना वो हारेगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हनीफ गेम हार जाएगा,
ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन को देखो, हमारे पास एक 1 रुपी कॉइन है जिसका एक हेड है, एक टेल है, ठीक है। इसको जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले टॉस में हेड आए, उसके बाद हेड आए, लास्ट में टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार तो हेड आ जाए, अगली बार टेल आ जाए, फिर अगली बार हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए लेकिन बाकी दोनों बार टेल आ जाए। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहली बार में ही टेल आ जाए, भले बाद में दोनों बार हेड आ जाए, या पहली बार टेल आ जाए फिर हेड फिर टेल, या पहली बार टेल फिर हेड, या फिर तीनों बार टेल आ जाए। तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल हमारी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये देखो, पॉसिबिलिटी दैट हनीफ विन्स, हनीफ के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? हनीफ जीतेगा कब? जब तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एक ये वाला सिचुएशन में हनीफ जीतेगा और एक ये वाले सिचुएशन में हनीफ जीतेगा। तो यानी कि टोटल 10 पॉसिबल आउटकम्स में से 2 ऐसे आउटकम्स हैं जब हनीफ जीतेगा, यानी कि 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं, दैट इज़ 1/4। दैट मीन्स हनीफ के जीतने की पॉसिबिलिटी है 1/4। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हनीफ के हारने की पॉसिबिलिटी क्या है। हनीफ के जीतने की पॉसिबिलिटी 1/4 है, तो हनीफ के ना जीतने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/4। एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था हमने। तो हनीफ के प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूजेज, ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टेढ़ा था बिकॉज एकदम डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, या फिर अगर 3 अलग कॉइन को साथ में एक ही टाइम पर टॉस कर रहे हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। मतलब मान लो अगर मैं ये कहती कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 को टॉस किया साथ में, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आए। या फिर एक ही कॉइन को पहले एक बार किया, फिर एक बार किया, फिर एक बार किया, 3 बार टॉस किया, दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, राइट। तो दोनों सिचुएशन सेम है। तो ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एक बार ये बन गया तो आई थिंक फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही रहे होंगे, है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का आखिरी सवाल। अब आखिरी सवाल है तो थोड़ा दमदार होना तो बनता है, जो कि है भी, घबराओ नहीं, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। एक डाई है जिसको हमने 2 बार थ्रो किया, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों बार में ही 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, हो सकता है पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आया। हो सकता है पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 3 आया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4। इस पैटर्न से इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि ना आपको लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। 1 5 1 6। उसी तरह हो सकता है पहली बार 2 आया, दूसरी बार में 1 आया, पहली बार में 2, अगली बार में 2। ऐसे करते 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 बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 2 आया, राइट। इस तरीके से देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली बार में 4, अगली बार में 1, फिर 4 2 4 3, इस तरीके से चलता जाएगा सिलसिला। 5 1 5 2, ऐसे करते करते 6 1 6 2, एंड हो सकता है दोनों बार में ही 6 6 आ जाए। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, है ना। अब मेरा फोकस क्या है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जब हम एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको काउंट कैसे करेंगे? कुछ ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी जैसे देखो 1 जो है ये कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 6 बार आएगा।
उसी तरह 2 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा, 4 भी 6 बार आएगा, 5 भी 6 बार आएगा, राइट। तो बेसिकली ये 1 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है और फिर ऐसे ही 6 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 6 टाइम्स। सो दैट इज 6 × 6 यानी कि 36। सो टोटल ऐसे 36 रोज हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड काउंटिंग एक एक करके उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये 1 का सेट लिखा है वैसे ही 2 का सेट लिखेंगे जिसमें 6 होंगे, वैसे ही 3 का सेट लिखेंगे जिसमें 6 होंगे, ऐसे ही 4 का सेट लिखेंगे जिसमें 6 होंगे, 5 का सेट लिखेंगे उसमें भी 6 होंगे, 6 का सेट लिखेंगे उसमें भी 6 होंगे, ठीक है। तो अगर आप 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 करो, कितना आएगा, 36, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि कितने ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें दोनों बार में 5 नहीं आएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखो, दोनों बार में 5 ना आने वाले सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैं, राइट। क्योंकि 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 5, उसी तरीके से कहीं पे आएगा 2 5, यहाँ कहीं आएगा, उसी तरह यहाँ कहीं आएगा 3 5, उसी तरह यहाँ पर कहीं पे होगा 4 5, है ना, फिर यहाँ कहीं पे होगा 6 5, और ये पूरी 5 वाली जो सीरीज़ है, इस पूरी 5 वाली सीरीज़ में 5 होगा, है ना। तो इन जगहों पे 5 आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए कि 5 आए ही ना, राइट। अब 5 कहाँ कहाँ आ रहा है उसको काउंट करना मेरे लिए इजी है, क्योंकि 5 जहाँ जहाँ आ रहा है वो कम है, तो उसको मैं आसानी से काउंट कर सकती हूँ, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जहाँ पर 5 कम्स एट लीस्ट वंस, जहाँ पर 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा है, भले 2 बार भी आ जाए, 5 5 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक बार जहाँ पे 5 आ रहा है। ऐसे कितने सिचुएशंस हैं, 1 2 3 4 5, और 5 वाले के सारे 6 जो हैं वो वैसे ही सिचुएशंस हैं, है ना। तो 5 आने वाली पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, और ये 5 वाले 6, तो 5 + 6 विच इज़ 11। सो 11 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 11 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 36। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने बाई चांस सेकेंड वाले पार्ट को पहले ही सॉल्व कर लिया है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। तो मतलब हमने वो निकाल लिया है, वैसे सिचुएशन जब 5 कम से कम एक बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 11/36। तो वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 5 आएगा ही नहीं, वही वाली बात हो गई ना। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 विल नॉट कम, मतलब 5 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 11/36, तो 5 नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 11/36 विच विल बी इक्वल टू 36 - 11 यानी कि 25/36। तो ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। अगर इसको आप ढंग से नहीं हैंडल कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कि जब हम, इसीलिए आंसर शीट में ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसे लिखूं ना लिखूं, जो भी लिखने की ज़रूरत आपको लग रही है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आप लिखो। तो इसको एक बार आपने साइड में बना के देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। जब ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिस हेल्प्ड। टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए हैं बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग, लेकिन अधिकतर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आप जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अगर उन क्वेश्चंस में आप कहीं पर भी फंस जाते हो तो आप हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हो। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोज, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स and online tests absolutely free of cost। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th and 12th।
क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मैं दिल से उम्मीद करती हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो यहां तक देखा है और ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ में सॉल्व किए हैं तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट ज़रूर से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह कॉमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी जैसे इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर के थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता ही है, तो थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कहीं पर भी अटकते हो, कहीं पर भी डाउट आता है तो learnohub.com या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी मुझे अलग से थोड़े और एडवांस्ड लेवल के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो उसके लिए भी आप अलग से अपने लिए 1-on-1 पर्सनलाइज्ड क्लास बुक कर सकते हो विथ लर्नो हब स्वयं। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हमेशा की तरह। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।